नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी हम लोग 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन आपको दिया गया कि ये A, B, C, D ये 4 मैट्रिसेस हैं और इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बताना है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके पास ऐसी मैट्रिसेस दी जाती मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सबसे पहले आप दी गई मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं। तो यहां पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 2। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो 3 क्रॉस 1, ये है 1 क्रॉस 3 और ये बेटा कितना है 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। अभी आप देखिएगा अगर हम A, B, C ये 3 मैट्रिसेस लें तो आप जानते हो कि मैट्रिसेस प्रोडक्ट के केस में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती हैं। तो हमने यहां से पीछे से किया, एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो सबसे पहले इनका प्रोडक्शन किया। मैट्रिक्स प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए, कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए। अब कन्फॉर्मेबिलिटी का कंडीशन क्या था, आप लोग जानते होंगे कि अगर दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट के केस में आ रही हैं तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स अगर होता है तो आप कह देते हैं कि वो मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल होती हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, गुणा कर सकते हो क्योंकि ये कन्फॉर्मेबल है। जाहिर सी बात है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर क्या मिलने वाला है। आप बोलेंगे सर जी ये 3 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 2, ये तो फिनिश हो जाएगा, तो इधर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 2। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कन्फॉर्मेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन के बाद बेटा कौन सा ऑर्डर मिलेगा 1 क्रॉस 2। अभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगी तो ये देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रोज 1 अर्थात कन्फॉर्मेबल, तो वैल्यू कितनी मिलेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 2। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उस मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी, 3 रो और 2 कॉलम्स। कौन सा ऑप्शन बेटा सही है, आप बोल देंगे बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अभी देखिए सीरीज दी गई और कहा ये कन्वर्जेंट है कब। तो इसके लिए आप लोगों ने रेशियो टेस्ट पढ़ा था। क्या होता था रेशियो टेस्ट, सभी को पता होगा। रेशियो टेस्ट था कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, और अगर लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल 1 तो आप कहते थे टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ये रेशियो टेस्ट था। तो सबसे पहले इस सीरीज का un निकालो। un ये लास्ट वाला टर्म होता है, nवा वाला टर्म आप निकाल लेंगे तो भाई आपके पास un कितना है x पावर n log nx। क्यों भाई, और un प्लस 1 कितना है, बोलेंगे x पावर n प्लस 1 log n प्लस 1 x, जहां पे n था आपने क्या कर दिया n प्लस 1 रख दिया। अब आप क्या करो लिमिट निकाल लो, किसकी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। तो बेटा क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये आएगा x पावर n log nx अपॉन में x पावर n प्लस 1 log n प्लस 1 और इंटू x। अभी देखिए ये x पावर n कट जाएगा। अब जो बचे उसे लिख दीजिएगा, मैं इधर कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अभी देखिए कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू आएगी लिमिट an टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी देखिए ये आया log anx
और एक ही x इधर बचेगा, log n प्लस 1x। अब देखिएगा अगर लिमिट लगा के इनको सॉल्व करें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को 1 मिलेगी, यानी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 1/x। अब आप रेशियो टेस्ट लगा दो कि अगर ये जो वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 1 तो क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। उसने कन्वर्जेंट के लिए ही बोला है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। जाहिर सी बात है 1/x ग्रेटर देन 1, तो इसको इंप्लाइज करके लिखेंगे x इज लेस देन 1, क्या रहेगा, बोलिए, कन्वर्जेंट। 1/x ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, तो x इज लेस देन 1 की कंडीशन बनेगी कि ये हमारे पास जो सीरीज है जब x इज लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अभी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 भी दिया गया है, दो ऑप्शन सेम है, इसका मतलब ये c वाला तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी c चूंकि x ग्रेटर 1 लगा है तो कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन सही नहीं होगी, तो c तो ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूं चलिए, आपने कहा कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट आ रही है, अब मैंने कहा कि अभी एक चीज यहां पे बाकी है, क्या, कि अगर x इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या मिलने वाला है। तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप इस सीरीज में देखो x इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा x इक्वल टू 1। तो जरा आप पुट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ x इक्वल टू 1 रख रहे हो तो ये हो जाएगा log 2 और प्लस log 3 हो जाएगा आगे, और प्लस डॉट 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 ऐसे un तक जाएं तो ये log n मिल जाएगा। क्यों भाई, अब आप जानते हो कि अगर इसका सम निकाला जाए log 2 log 3 की कुछ वैल्यूज होती हैं, आपको पता है log 2 का मान कितना होता है 0.3010, log 3 का मान 0.4771, आपको पता है ये सारे मान। तो अगर इन सबको ऐड किया जाए तो आपके पास जो सम आएगा वो एक निश्चित मान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सीरीज x इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए एक फाइनाइट मान आना चाहिए। आप एक बात तो इंस्पेक्शन से ही समझ सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैंने कहा इसका मान निकालो, ये un कितना है log n। अब जरा n टेंडिंग टू इंफिनिटी un निकालें तो ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, un की वैल्यू कितनी है log n, तो जब निकालोगे तो log इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, अब ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो जाहिर सी बात है सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी किस पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो फिर कंडीशन कौन सी सही है, आप कह देंगे x इज लेस देन 1, दैट इज द कन्वर्जेंट। ओके, यही उसने पूछा था, ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे है 19 क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन आपके सीरीज में दिया गया, ये भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का ही है। आप देख पा रहे हो, कह रहा द सीरीज 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√n डॉट डॉट करके कह रहा है कि ये क्या होगी। तो अभी देखिएगा, अगर हम इसका un निकालें तो un आपके पास 1/√n है। हालांकि अगर आप इंस्पेक्शन करें तो आपका आंसर आपके पास मिल रहा है। देखिए वैल्यू लगातार बढ़ रही है, 1 फिर प्लस 1/√2 फिर प्लस 1/√3, यानी वैल्यू हर बार कुछ न कुछ बढ़ती जा रही है, यानी वैल्यू इंफिनिटी तक चली जा रही है। इसका मतलब सीधा आंसर है कि सी नंबर आएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर जी un यहाँ पे 1/√n है, और अगर इसका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un निकालें तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√n, जो कि वैल्यू आपको 0 देता है। और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका un n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 होगा। यहाँ पे 0 मिल रहा है, लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। आप इंस्पेक्शन से ही बता सकते हो कि भाई ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू लगातार बढ़ रही है।
एक फाइनाइट मान मिलने के आसार नहीं है। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर जी यहां पे तो दिया गया कि यूएन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 मिल रहा है, और हम ये जानते हैं कि तो उसका यूएन अगर 0 आता है तो आप कह देते हैं कि भाई वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन यहां पर मिल रहा है। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा था। हमने आपसे कहा कि ये जो थ्योरम थी या जो प्रॉपर्टी थी ये आपकी नेसेसरी थी लेकिन सफिशिएंट नहीं थी। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यूएन 0 हो रहा है लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसका सम आपको खुद ही दिख रहा है कि कहीं पर भी फाइनाइट होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप बोल देंगे कि सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। हालांकि इसका यूएन 0 है तो कुछ लोग बोलेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसका यूएन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 रहता है। लेकिन यह एक नेसेसरी कंडीशन है ना कि सफिशिएंट। तो इसलिए आप बोल देंगे सीरीज कैसी है हमारी, डाइवर्जेंट है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जिसमें कहा गया कि x एक्सटेंडेड रियल नंबर में है और आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है यहाँ पे। तो ये बताना है कि कौन सी वैल्यू सही है। अब देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपके पास है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान इससे छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। और ये वैल्यू सदैव एक ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वैल्यू इक्वल हो सकती है लेकिन ये वैल्यू सदैव एक ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकती। तो आपके पास ऑप्शन पहला नहीं सही है, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल हो सकती है इसकी। ठीक है, x का कोई भी मान आप रख के देखो तो ये वैल्यू कई बार इक्वल भी इसके हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू चूंकि एक ज्यादा मिलेगी इससे तो ये इसके बराबर नहीं हो सकती। तो ये बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही नहीं है। तो फिर कौन सही है? आपने कहा सर ये बराबर हो सकती है, ये बराबर यहां पे कहा हो सकती है, क्लियर। लेकिन चूंकि ये बराबर हो रहा था इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। अब ये बराबर हो रहा है इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। आपने कहा ये सर बराबर था तो बराबर है, और एक इसमें ज्यादा मिलता तो हमेशा ये वैल्यू छोटी रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगर आपको सही ढंग से प्रॉपर्टी पता है तो आप खट से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी अगर आपको रिमेंबर है तो भी आप कर सकते हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। वो क्या है? कह रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर 1/n एंड सो ऑन ऐसे दिया गया, और आपको बताना है कि भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपने समेशन ऑफ सीरीज पढ़ी थी, सिग्मा वाली। यहां पे फंक्शन पावर फंक्शन है तो लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा। a = मैंने लेट कर लिया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर 1/n और 1 + 2/n होल पावर 1/n डॉट 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 1 + n/n होल पावर 1। अभी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो लॉग ले लीजिएगा। अभी लॉग a लेके अगर आप इस वैल्यू को लिखोगे तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप लोग समझदार हो कर लेंगे। लॉग लगाओगे, प्रोडक्ट में वैल्यू प्लस में चली जाएगी और पावर वैल्यू आगे आ जाएगी, यानी हर एक फैक्टर कुछ ऐसे रूप में आएगा 1/n log 1 + 1/n। आशा करता हूं ये टर्म्स आपको समझ में आया होगा कि 1 + 2/n आपने लॉग लिया है और log mn वाला फॉर्मूला log m + log n लगा के log m पावर n n log m वाला भी फॉर्मेट एक ही में लगा दिया। जल्दी से करते हैं। यहां पे क्या आएगा भाई 1 +
प्लस 1/n 1 प्लस n/n, ऐसा कुछ है। अब देखिए इसमें सभी 1/n कॉमन आ रहा है, सभी में आ रहा है, इसलिए इसको तो आप कॉमन ले लोगे। तो आपने कह दिया सर 1/n को बाहर निकाल लो, और देखिए अंदर क्या मिल रहा है, log 1 प्लस 1/n प्लस log, यहां पे यार log लगा दो भाई, ये 1/n log हो जाएगा, ऐसे यहां पर भी log रहेगा, और ये 1 प्लस 2/n प्लस डॉट 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 log 1 प्लस n/n, ऐसे करके आएगा। अब देखिए अगर इसका हम समेशन बना के लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन, यहां पे r इक्वल टू, हमने कहा भाई 1 और से आप n तक चले जाओ, ये n है आपका, और क्या आएगा log 1 प्लस r/n। अभी देखिए अगर r इक्वल टू 1 लिखें यहाँ पे तो 1/n हो जाएगा, फिर 2/n हो जाएगा, डॉट 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 n/n हो जाएगा। तो ये इसका समेशन फॉर्मेट हो गया जो ऊपर लिखा है। अब समेशन फॉर्मेट का सम आप कैसे निकालते थे, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, तो चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो, आप लिखते थे कि ये जो 1/n है ये इंटीग्रेशन से हो जाता है, नहीं सॉरी, यहां पे जो 1/n है वो dx से हो जाता है, और जो समेशन है वो इंटीग्रेशन से हो जाता है, और ये log जो ये 1 प्लस r/n को क्या लिख सकते हो, x लिखा जा सकता है, और 1/n को dx लिखा जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास ये लिमिट की बात आती है, तो लिमिट आपकी निकाली जाती है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n। ठीक है, अब देखिए अगर r इक्वल टू 1 है, ये 1 होगा, और n इंफिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगी, और अगर r का मान आपके पास n है तो n कट जाएगा, यहाँ पे अगर हम ऐसे करके लिख दें, ये है r इक्वल टू 1 पे 0, और अगर r इक्वल टू n हो जाए तो n कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 से 1। लिमिट निकालने का फंडा क्या है, आप लोअर और अपर निकालने में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n का इस्तेमाल करते हो, आपको पता होगा, ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था। चलिए अब हमने आपसे कहा कि ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। चलो आप लोग इसको इंटीग्रेट करो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला पता होगा सभी को भाई, क्या होता था, आप लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, में यहां पे लिख देता हूं क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस d dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और ओवरऑल क्या कर देते थे dx, याद होगा आप सभी लोगों को। तो चलिए मैंने कहा भाई यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये लॉगरिथमिक लगा है तो log आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 उसका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d dx ऑफ log 1 प्लस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओवरऑल क्या आने वाला है भाई, dx आने वाला है। मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं पहले, इसके बाद लिमिट लगा लूंगा। तो अभी देखिए क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स, ये x और माइनस ये ddx ऑफ log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, ddx ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये क्या रहेगा x dx। अभी देखिए ये आ जाएगा x log 1 प्लस एक्स, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इधर देखिए आपने log लिया था तो वो log a बन जाएगा, ये को माना था तो ये log a हो जाएगा, बोथ साइड आपने log लिया था, तो x log 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे लिमिट लगा दो,
0 से 1 माइनस, अब इसमें एक जोड़ दो और एक आप घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे -1, ये 1 1 कट जाएगा तो वही लिखा है जो ऊपर लिखा है। तो अब क्या मिलेगा भाई, ये आ जाएगा log a इम्प्लाइज, अब इसमें लिमिट लगा लो, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा log 2 और 0 रखोगे तो ये वैल्यू टोटली 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 है, माइनस, अब यहाँ पे इसको अलग अलग करो तो x + 1 अपॉन x + 1 dx, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन x + 1 dx। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आप देखिए क्या करेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं। आप देखिए क्या आएगा, ये आएगा log a, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा। ये आ जाएगा, कट जाएगा, 1 dx का x हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी 0 से 1, और ये प्लस यहाँ 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा x + 1, और बेटा लिमिट क्या होगी 0 से 1। अभी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा log a = log 2 माइनस, ये 1 - 0 हो जाएगा, और प्लस इधर देखिएगा ये log 2 हो जाएगा, और जब 0 रखोगे तो log 1 0 हो जाएगा। कुल मिला के वैल्यू आपके पास क्या आ गई, log 2 जुड़ के 2 log 2 हो जाएगा, और ये -1 बचेगा। अब इसको और सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये इसको लिख सकते हो log 2² माइनस log e का मान 1 होता है बेस e पे, तो अब ये क्या हो जाएगा log 4 अपॉन e, और ये चल किसके इक्वल रहा था log a के, तो log खत्म हो जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा 4/4। कभी आपके पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, D इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ आपने देखा कि जो फंक्शन दिया गया है वो हमारे पास कैसा है, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया गया है, तो जब भी ऐसा होता है आप जानते हो उसको एक इक्वल मान के लॉग लगा लेते हैं। उसको सॉल्व किया, समेशन सीरीज बनी, लिमिट निकाल ली, फर्स्ट इनटू सेकेंड लगाया, सिंपल किया, आंसर आ गया। दैट इज डी इज द राइट आंसर। अभी आपके पास अगला क्वेश्चन 22 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन इसमें डोमेन पूछ रहा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो आपको ऑप्शनली टैकल करना होता है। आपको ये देखना है कि उस फंक्शन में जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व हैं वो कहीं पर भी अनडिफाइंड तो नहीं हो रहे हैं किसी भी इंटरवल में, यानी उसका मान इनफाइनाइट नहीं हो रहा है या कोई ऐसी वैल्यू जो अब्सर्ड हो। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे यही चेक करेंगे बारी बारी से। देखिए पहला इंटरवल -1 से 1 तक की वैल्यू को ले रहा है, आपके पास फंक्शन 1/x है। देखिए -1 से 1 के बीच में 0 भी आएगा, तो यहाँ 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये फंक्शन। इसका मतलब श्योर है कि ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब ये कह रहा है x = 0 पे आपने चेकिंग की है तो ये भी नहीं होगा, तो वह इनफाइनाइट हो रहा है। फिर ये दे रहा है कि 2 > x, मतलब x का मान 2 से बड़ा है। आप जानते हो साइन इनवर्स x का जो x वैल्यूज देता है, इसका जो डोमेन आता है वो -1 से 1 होता है, और यहाँ वैल्यू x का मान 2 से बड़ा है, और जबकि वैल्यू x की यहाँ पे होती क्या है बेटा, -1 से 1 होती है। इसलिए श्योर है कि आपके पास x का मान > 2 रखने पे ये वैल्यू अनडिफाइंड कर देगा, तो श्योर है कि आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी इज द राइट। चलिए तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में फिर कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ नई समस्याओं के साथ। नमस्कार, बाय बाय।